आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ और फिर आई प्ले द लेक्चर। वो 15 मिनट का है। सिलेक्टिव रिपीट में ना एक डायलेमा है। वो डायलेमा हम देखते हैं क्या है। वो डायलेमा ये सीक्वेंस नंबर्स का डायलेमा है एक। वो डायलेमा ये है कि हमने देखा था शुरू में ही, गो बैक एन के ही शुरू में, और जो सिलेक्टिव रिपीट के लिए भी ट्रू है, कि जो सीक्वेंस नंबर की रेंज होती है ना वो लिमिटेड होती है, वो फाइनाइट होती है, वो इनफाइनाइट नहीं होती। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि 0 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस नंबर एलोकेट किए जाओ फिर 1 बिलियन सीक्वेंस नंबर। नो, वो आपकी लिमिटेड है। और वो क्यों लिमिट हुई हुई है आपकी रेंज? क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर को जो बिट्स एलोकेट हुई हुई हैं हेडर में वो लिमिटेड है। तो उसका हमने फॉर्मूला भी देख लिया कि 0 से लेकर 2 raised by k - 1 तक आपकी सीक्वेंस नंबर की रेंज हो सकती है। एंड k इज द नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड इन द हेडर, पैकेट हेडर। तो इनफाइनाइट नहीं हो। इसका क्या मतलब है? लेट्स अज्यूम कि आपकी सीक्वेंस नंबर की रेंज थी 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 6 सीक्वेंस नंबर बने ना, 0 1 2 3 4 5। तो जब 6 के बाद नेक्स्ट पैकेट आएगा, 6 पैकेट्स के बाद, तो उसको सीक्वेंस नंबर कौन सा एलोकेट होगा? 0 1 2 3 4 5 तो एलोकेट हो गए। 7वें पैकेट को कौन सा सीक्वेंस नंबर एलोकेट होगा? एनीबडी? जब पैकेट नंबर 7 आएगा तो उसको सीक्वेंस नंबर क्या एलोकेट होगा? 6। वो तो अलाउड ही नहीं है, आपकी रेंज खत्म हो गई, 0 से लेकर 5 तक है। 0 1 2 3 4 5। 0 होगा। यस, 0 होगा। रिपीट होती जाएगी ना रेंज, साइक्लिक। 0 1 2 3 4 5, फिर 0 1 2 3 4 5, फिर 0 1 2 3 4 5, फिर 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब डायलेमा क्या है सेलेक्टिव रिपीट में, वो हम देखते हैं। पहला केस है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि जी पैकेट 0 गया, 1 गया, 2 गया, विंडो साइज है आपका 3, यानी कि सीक्वेंस नंबर कितने हो सकते हैं? 0 1 2 3 तक सिर्फ। यानी कि नेक्स्ट पैकेट आएगा 0 1 2 3 के बाद, तो उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? दोबारा से 0, साइक्लिक रिपीट होगा ना। पैकेट 0 गया, करेक्टली रिसीव हुआ। पैकेट 1 गया, करेक्टली रिसीव हुआ। पैकेट 2 गया, करेक्टली रिसीव हुआ। पैकेट 3 हो गया लॉस। लेकिन पैकेट 3 भेजने के बाद वो इनकी एक्स 2 आ गई थी, यानी कि विंडो साइज खुल गई थी। विंडो साइज 3 था, उसने 3 पैकेट भेजे। अब वो वेट कर रहा है सेंडर, उतनी देर में उसे एक 0 आ गई और एक 1 आ गई, तो विंडो खुल गई 2 के लिए। तो उसने पैकेट अगला भी भेज दिया 3, और उससे अगला पैकेट भी भेज दिया। तो सीक्वेंस नंबर सिर्फ कहाँ तक अलाउड थे? 3 तक। तो 0 1 2 3 तो उसने लगा दिया सीक्वेंस नंबर, और उसने भेज दिया पैकेट नंबर। अगला कौन सा पैकेट नंबर भेजेगा? 0, वो भी भेज दिया उसने। ठीक हो गया जी। अब ये पैकेट नंबर 3 लॉस हो गया। ठीक है, तो अब होगा कुछ भी नहीं होगा, सिलेक्टिव रिपीट जैसे चलता है वो हो जाएगा। इसे बाकी सारे सही मिल रहे हैं, उनकी एक्स आ रही हैं। पैकेट 3 का टाइमर एक्सपायर होगा और वो रीसेंड कर देगा पैकेट नंबर 3 को। तो यहाँ तो कोई इशू नहीं हमें नजर आया। अब हम देखते हैं इशू क्या आता है। इशू ये आता है कि उसने भेजा पैकेट नंबर 0, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2। इनकी एक्स आई, एक्स 0 1 2, वो एक्स लॉस हो गई। ये करता करता जो है ना, ठीक है जी, इसने क्या किया? इसने अपनी तरफ से एक्स भेज दी हुई थी रिसीवर ने, लेकिन सेंडर को वो एक नहीं मिली। रिसीवर को नहीं पता कि ये एक लॉस हो गई है जो मैंने भेजी थी। तीनों की तीनों लॉस हो गई हैं, रिसीवर को नहीं पता। तो यहाँ एक लॉस हो गई, तो नेचुरली सेंडर साइड पे क्या होगा? नेचुरली क्या होगा? नेचुरली ये होगा कि उसे एक भी एक नहीं मिली, पहली एक ही नहीं मिली। तो वो, रीसेंड होगा। यस, उसका पैकेट नंबर 0 का टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। और वो क्या करेगा? वो उसको रीसेंड कर देगा, रीसेंड पैकेट विद सीक्वेंस नंबर 0। ठीक हो गया, नॉर्मल, कोई इशू नहीं नजर आया। लेकिन इशू है। कोई बता सकता है क्या इशू है? तो एक दफा तो उन्होंने
वो एक्सपेक्ट 3 Sorry? का आया था, चलो Sorry? 0 गया। सीक्वेंस नंबर रीसेट हो जाएगा। यस, रिसीवर को नहीं पता कि मेरी एक्स लॉस हो चुकी हुई है। रिसीवर को यही नहीं पता लगेगा कि ये रीट्रांसमिटेड पुराना पैकेट नंबर 0 आया है या ये नया कोई न्यू पैकेट आया है जिसमें सीक्वेंस नंबर रीस्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सीक्वेंस नंबर की रेंज ही 0 1 2 3 है ना। तो जब पैकेट नंबर 1 बिलियंथ भी आएगा तो उसने कहां से स्टार्ट लेना है, सीक्वेंस नंबर ने 0 से। तो उसको रिसीवर को ये नहीं पता लगेगा कि ये रीट्रांसमिटेड कोई पुराना पैकेट नंबर 0 आया है या ये कोई न्यू पैकेट नंबर 0 आया है। आपको इशू पता लगा है, डायलेमा पता लगा है? रिसीवर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। रिसीवर तो बाय डिफॉल्ट सोचेगा कि नया पैकेट आएगा। रिसीवर बाय डिफॉल्ट यही पेचे सोचेगा, यू आर राइट। लेकिन है ये इस सिनारियो में डुप्लीकेट, जो ये इसने टॉप पे ये 0 भेजा था, ये रीट्रांसमिट हो रहा है 0। तो रिसीवर बजाय इसको नया डुप्लीकेट ट्रीट करने के बजाय इसको नया पैकेट ट्रीट कर देगा और डाटा गड़बड़ हो जाएगी। रिसीवर को ये पैकेट, सर ये पैकेट 3 किधर गया है रिसीवर में? पैकेट 3 है जो ये बफर 3 है, यानी 0 1 और 2 सेंड हुआ तो 0 1 2 फिल हो गया रिसीवर में। तो उसके बाद जब दोबारा 0 रीसेंड होगा तो उसे 3 में जाना चाहिए, ना कि 0 में। नहीं, यहाँ दिखाए हुए लाइनें नहीं बनाई हुई, 3 भी जा चुका हुआ है। वो 3 से होते होते सही है, वो उसने सिर्फ लाइन नहीं बनाई हुई डायग्राम में, लेकिन वो 3 जा चुका सही हुआ हो है। गया। वो ये अगला नहीं है, ये कुछ अरसे बाद की उसने, यहाँ डॉट डॉट्स आप अज्यूम करो कि डॉट डॉट्स हैं बीच में, ठीक हो तो गया। 3 भी गया है, ये नहीं कि नहीं गया। लेकिन एक सारी रिटर्न पे कैंसिल हो गई है, तो एक ना आने की वजह से पैकेट 0 का रीस्टार्ट होगा और पैकेट 0 भी रीट्रांसमिट होगा, पैकेट 1 भी रीट्रांसमिट होगा, पैकेट 2 भी रीट्रांसमिट होगा। लेकिन रिसीवर को ये पता नहीं लगेगा कि ये न्यू पैकेट 0 1 2 आ रहे हैं या ये ओल्ड रीट्रांसमिशन पैकेट 0 1 2 आ रहे हैं। दिस इज द डायलेमा इन सिलेक्टिव रिपीट। रिसीवर हैज नो वे ऑफ नोइंग दिस कि आर दीज न्यू पैकेट 0 और ओल्ड पैकेट 0। एक अगर हम पैकेट एंड पे भेजें ये बताने के लिए कि अब टर्मिनेट हो गया सीक्वेंस और अब रीस्टार्ट होने लगा, यार उसका भी तो कोई सीक्वेंस नंबर होगा ना। ये देखो, अब वो ये इसको बता रहा है कि रिसीवर हैज अ कर्टन, ये सिंबॉलिक कर्टन है। रिसीवर को नहीं पता कि एक्स लॉस्ट हो गई है और उसे नहीं पता कि सेंडर साइड पे क्या हो रहा है। तो वो तो समझेगा कि ये नया पैकेट आया है 0, वो ये नहीं उसे पता लगेगा कि ये डुप्लीकेट पैकेट 0 आया है, रीट्रांसमिशन हुई है। और डुप्लीकेट पैकेट 0 अगर उसे पता हो ना तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसे पहले ही करेक्टली रिसीव हो गया था 0 और वो ऐप को दे भी चुका हुआ है। तो इसका हल क्या है? इसका हल मैंने यहाँ लिख दिया है, या आप बुक में पैराग्राफ पढ़ भी लेना। इसका हल ये करते हैं कि जो विंडो साइज n होता है ना, उसको इक्वल टू या लेस देन हाफ ऑफ द सीक्वेंस नंबर रेंज रखते हैं इन सिलेक्टिव रिपीट। तो फिर ये प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती है। अगर इससे ज्यादा रख देना इस विंडो साइज की वैल्यू को, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ऐसा क्यों होता है? दिस यू विल हैव टू रीड द बुक, बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है। तो बट यू हैव टू गो थ्रू दिस इन योर बुक। लेकिन सोल्यूशन इज के जो आपने n का साइज रखना ना, यानी कि विंडो साइज, इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन द sequence number space in the selective repeat, half than the sequence number space। यानी कि अगर आपकी sequence number space 4 है ना, तो आपका विंडो साइज 2 या इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस इशू। टाइम ओवर हो गया है। यस सर। और तो अपनी अटेंडेंस काइंडली जरूर लगा दें। ये आखिरी 2 स्लाइडें ये मैंने खुद ऐड की हुई हैं, ये आपकी बुक की स्टैंडर्ड स्लाइडें नहीं है। मैंने इसमें ना कोशिश की है आपको बड़ा समराइज करके ना स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट में डिफरेंस ऑपरेशन
बता दिया है। ये एक सर टेबल वो भी मैंने जी लिंक का कह रहे थे आप? ये लिंक दिया हुआ है, ये सबसे नीचे स्लाइड में नजर आ रहा है ये, यस सर। ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको बड़े खूबसूरत गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट की एनिमेशंस नजर आएंगी, जो ये इस बुक के ऑथर ने ही की हुई हैं, बड़ी खूबसूरत है। तो ये जरूर करना, आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएंगे दोनों प्रोटोकॉल्स। जी सर, थैंक यू। और ये दोनों स्लाइडें मैंने डाली हुई हैं, इसमें मैंने समराइज कर दिया डिफरेंस गो बैक एंड स्टॉप एंड वेट सिलेक्टिव रिपीट का, और इसमें मैंने दोनों के पैरामीटर्स का भी डिफरेंस दे दिया तीनों के, कि स्टॉप एंड वेट में सेंडर विंडो साइज क्या होता है, गो बैक एंड में क्या होता है, सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, रिसीवर विंडो साइज क्या होता है, मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितना रिक्वायर्ड होता है दोनों में, एफिशिएंसी के तीनों में क्या फार्मूलाज होते हैं, टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स क्या होती हैं तीनों में, इंडिविजुअल, क्यूमुलेटिव, इंडिविजुअल, नंबर ऑफ रिट्रांसमिशंस वगैरह। ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी उसके लिए डाली हुई है समराइज करके इन 2 स्लाइडों में। ये मैंने खुद 2 स्लाइडें डाली हैं, ठीक है। जो भी आप देखो ना स्लाइड, जो ये जिसपे ये लाइन नहीं ना लगी हुई हेडिंग के नीचे, ये जिसपे लाइन लगी हुई है ना हेडिंग के नीचे, ये आपकी स्टैंडर्ड स्लाइड्स हैं जो ऑथर, बुक के ऑथर ने प्रोवाइड की हुई हैं। लेकिन उन स्टैंडर्ड स्लाइड में भी जो रेड कलर में मैं डाला हुआ है ना, वो मैंने खुद डाला हुआ है। और जो इस फॉर्मेट में ये जो नीचे लाइन सी नहीं टेढ़ी मेढ़ी, इस फॉर्मेट के अलावा इस टाइप की कोई भी स्लाइड है, ये स्लाइड मैंने खुद डाली हुई है, ये आपकी स्टैंडर्ड स्लाइड्स नहीं है, ठीक है। जी सर। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चलें जी, रिकॉर्डेड तो ख़त्म हो गया। अब लाइव लेक्चर स्टार्ट होगा, तो उसके पहले मुझे ये बता दें कि कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना आई कैन मूव टू द स्लाइड्स नाउ। नो सर। ओके, लेट मी शेयर। पहले मैं प्रेजेंटेशन मोड में जा के शेयर कर लूँ अपनी स्क्रीन। अच्छा जी, आई एम शेयरिंग नाउ द स्लाइड्स। लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी इट। मैं प्रेजेंटेशन मोड में हूं तो मैं आपके कमेंट्स नहीं देख सकता, इसलिए आपको जी सर नजर आ रहा है। ओके। अच्छा जी, अब इस तरह है कि हमने अभी तक चैप्टर 3 में, मतलब सॉरी, रिलायबल ट्रांसपोर्ट में हमने स्टडी की है सबसे पहले स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स, ठीक हो गया, जिसमें हमने RDT 1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 देखे, जो कि कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, वो ऑथर ने आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं। और RDT 3.0 में हमने देखा कि हमारा मसला हल भी हो गया उसका, डेटा करप्शन यानी कि बिट स्लिप होने का, और डेटा लॉस का, यानी कि पैकेट कोई लॉस हो जाए। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, और वो हमने देखा क्यों पुअर थी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन था वो मैंडेट करता था कि एक पैकेट भेज दिया, स्टॉप करो जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो उससे टाइम बहुत ज़ाया हो जाता था स्टॉप एंड वेट में, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बहुत पुअर थी। तो फिर हमने उसका हल क्या निकाला? हमने उसका हल निकाला पाइपलाइन प्रोटोकॉल या पाइपलाइनिंग, यानी कि एट अ टाइम एक पैकेट ना भेजो और उसका इंतजार ना करो, एक बर्स्ट ऑफ पैकेट्स भेजो, जिसमें डिपेंडिंग ऑन एक बर्स्ट भेजा और उस बर्स्ट की फिर इंतजार किया। तो उससे एफिशिएंसी हमने देखा था पिछले लेक्चरों में कि स्टॉप एंड वेट की निस्बत इंप्रूव हो गई डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बर्स्ट, के एक बर्स्ट में कितने पैकेट्स जा रहे हैं, राइट। तो पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स में अब हमने 2 तरह के प्रोटोकॉल स्टडी किए, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट। अब गो बैक एन को स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, और गो बैक एन में हमने देखा कि रिसीवर साइड पे चूंकि वो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है, इस वजह से वहाँ कोई बफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ रिसीवर को एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ता है, विच इज़ द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट। लेकिन गो बैक एन में हमने इशू ये देखा, एक बड़ा मतलब अगेन एफिशिएंसी का इशू था, कि अगर कोई पैकेट लॉस हो गया और उसके बाद नेक्स्ट पैकेट्स करेक्टली भी रिसीव हो गए, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स रिसीव हो गए हैं, तो चूंकि वो बफर नहीं करता, वो सारे
पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है, चाहे वो करेक्टली भी रिसीव हुए हैं, तो फिर अननेसेसरी रीट्रांसमिशन होती हैं जिससे नेटवर्क पे भी लोड बढ़ता है, राइट। तो गो बैक एंड में ये अननेसेसरी रीट्रांसमिशन होती हैं, हालांकि उसको लॉस के बाद वाले पैकेट करेक्टली रिसीव हो गए, लेकिन चूंकि रिसीवर डिस्कार्ड कर देता है तो उसको रिट्रांसमिट करना पड़ता है सेंडर को। सेलेक्टिव रिपीट में चूंकि वो बफर करता है तो इसलिए हर पैकेट को रिट्रांसमिट नहीं करना पड़ता, राइट हो गया। तो कोई लॉस भी हो गया तो उसके बाद जो पैकेट्स आए हैं, यानी कि पैकेट भेजे थे 0 1 2 3, अब 0 1 2 3 में 2 लॉस हो गया, 3 बाद में आया, तो वो 3 को बफर कर लेगा और जब 2 आएगा तो वो 2 और 3 को सीक्वेंस में करके ऊपर ऐप लेयर को डिलीवर कर देगा, राइट। तो लेकिन इसका भी एक क्या कहते हैं डायलेमा है जो हमने अभी देखा है, अभी देखा है पिछली स्लाइड में, कि वो सीक्वेंस नंबर की वजह से इशू पैदा हो सकता है। उसका सोल्यूशन भी हमने देख लिया था कि हम विंडो साइज जो है वो लेस देन और इक्वल टू हाफ द सीक्वेंस नंबर स्पेस रखते हैं इन सेलेक्टिव रिपीट। अच्छा, इस तरह हमने ये भी देखा कि सिलेक्टिव रिपीट में फिर क्यूमुलेटिव एक्ट नहीं जाती, उसमें फिर इंडिविजुअल एक्ट्स जाती हैं। जो पैकेट आया उसकी एक्ट वापस गई और जो पैकेट नहीं आया उसकी एक्ट नहीं गई और उसका टाइमर एक्सपायर हुआ और वो बफर कर रहा है आउट ऑफ ऑर्डर्स जो पैकेट्स अराइव हुए हैं जिनका सीक्वेंस नंबर आउट ऑफ ऑर्डर है। जबकि गो बैक एंड में हमने देखा था कि क्यूमुलेटिव एक्ट्स भी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी। ये क्यों पढ़ी? क्योंकि ये ज़्यादातर प्रिंसिपल या जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं ये टीसीपी जो कि इंटरनेट का ट्रांसपोर्ट लेयर, रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, उसमें ये सारे अप्लाई होते हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स और जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो इंटरनेट में मैंने पहले भी बताया था इस चैप्टर के शुरू में कि जो रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो टीसीपी है, जो अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो यूडीपी है। यूडीपी हम पहले ही स्टडी कर चुके हुए हैं, तो अब हम टीसीपी स्टडी करना स्टार्ट कर। तो टीसीपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, और इसीलिए इसने इतने ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ऑथर ने अपनी बुक में स्टेप बाय स्टेप समझाए, ये सारे बफरिंग के, एक्नॉलेजमेंट्स के, रीट्रांसमिशंस के, सीक्वेंस नंबर के, ये सेलेक्टिव रिपीट, गो बैक एंड, ये सारे विंडो साइज, ये सारे स्टेप बाय स्टेप समझाए, क्योंकि ये सारे तकरीबन कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स एम्प्लॉय होंगे टीसीपी। अब हम टीसीपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो टीसीपी का ओवरव्यू पहले उसने स्लाइड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि टीसीपी जो है ना वो आरएफसीज, ये ढेर सारे आरएफसी नंबर्स दिए हुए हैं टॉप पे स्लाइड के, इनमें डिटेल में दिया हुआ स्टैंडर्ड्स में कि टीसीपी क्या है। तो दीज आर द आरएफसीज रिलेटेड टू टीसीपी। इस स्लाइड को वी कैन गो थ्रू क्विकली। टीसीपी इज अ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। व्हाट डज इट मीन? What it means is कि हमें पहले ही पता होना चाहिए कि TCP सर्विस प्रोवाइड करता है between an app to app और more specifically between a process to process, right? तो यानी कि एक sending process होता है, एक receiver process होता है. That's why it is a point to point protocol. It is connection oriented, right? हमने ये चैप्टर 2 में भी देखा था कि HTTP जो है वो TCP इम्प्लॉय करता है और पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। वंस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर एक्चुअल डाटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है, राइट? तो बिटवीन द सेंडिंग सॉकेट एंड द रिसीविंग सॉकेट एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और उसमें TCP फिर डाटा ट्रांसफर करता है। तो इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अच्छा जी, अभी हमने जो सारी चीज़ें देखी, यानी कि इससे पहले, यानी कि TCP employs buffers, it employs variables, it employs error detection, it employs retransmissions, it employs cumulative acts, it employs timers, and it employs header fields for sequence numbers and act numbers, right? तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं conceptually, ये सारी चीज़ें TCP जो है ये एम्प्लॉय करता है। अभी हम आगे TCP डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि TCP ये सारी चीज़ें
कैसे एम्प्लॉय करता है, राइट हो गया। So again, it is connection oriented. That is before the actual data transfer between the two apps or the two processes, which is the sending and the receiving process. एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। बेसिकली जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना, दैट इज अ 3-वे हैंडशेक। अब वो 3-वे हैंडशेक क्या होता है, ये भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इट इज अ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। फुल डुप्लेक्स कनेक्शन का क्या मतलब है, ये मैंने शुरू में मतलब कोर्स के शुरू में सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स बताया था। फुल डुप्लेक्स होता है जिसमें कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शंस में हो रही होती है, यानी कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसमें जो दोनों साइड्स हैं वो सेंडर और रिसीवर हैं। यानी कि जब फर्ज करें प्रोसेस ए से प्रोसेस बी की तरफ डाटा कोई जा रहा है या कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये भी हो सकती है। और अगर कोई प्रोसेस बी से प्रोसेस ए की तरफ कम्युनिकेशन हो रही है तो ये भी हो सकती है। यानी कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होस्ट ए सेंडर होगा और होस्ट बी रिसीवर होगा, और होस्ट बी रिसीवर और होस्ट ए बी सेंडर हो सकता है उसी सेम कनेक्शन पे। यानी कि इट इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। बट अगेन रिमेंबर, इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी कि बिटवीन अ सिंगल सेंडर एंड अ सिंगल रिसीवर। अच्छा, आपको याद होगा हमने मल्टीकास्टिंग की डेफिनेशन देखी थी, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट होता था कि डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन सेंडर टू मैनी रिसीवर्स इन अ सिंगल सेंड ऑपरेशन, राइट। ब्रॉडकास्ट होता था टू ऑल द रिसीवर्स इन दैट सिंगल ऑपरेशन। तो टीसीपी में मल्टीकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, ये आपने ज़हन में रखना। मल्टीकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल विद टीसीपी, इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक हो गया जी। 3-वे हैंडशेक हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली ये आपकी स्लाइड में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप ये देखो तो 3 आगे जो है ये सारी चीज़ें डिटेल में फिर आएंगी इस लेक्चर में भी और अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर में भी। 3-वे हैंडशेक जो होती है वो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए होती है। बेसिकली द क्लाइंट प्रोसेस सेंड्स अ स्पेशल टीसीपी सेगमेंट टू द सर्वर प्रोसेस, जिसमें कोई पेलोड या डाटा नहीं होता, यानी कि एप लेयर डाटा नहीं होता उस सेगमेंट में, और द सर्वर प्रोसेस रिस्पॉन्ड्स टू दिस स्पेशल सेगमेंट विद अनदर स्पेशल सेगमेंट। अगेन जो रिस्पॉन्स आता है उसमें भी कोई पेलोड यानी कि कोई एक्चुअल एप लेयर डाटा नहीं होता। तो ये 2 हो गए, यानी कि 3-वे में 2-वे हो गया अभी तक। इसके बाद क्लाइंट प्रोसेस जो है ना, अगेन सेंड्स अनदर स्पेशल सेगमेंट। अब ये जो तीसरा सेगमेंट क्लाइंट प्रोसेस भेजता है ना, ये इसमें जो पेलोड है यानी कि एक्चुअल ऐप लेयर डाटा है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हो भी सकता है। तो दैट ये 3 स्पेशल सेगमेंट्स हो गए ना कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ 3-वे हैंडशेक। लेकिन ये आगे जो है ना कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आगे जाके डिटेल में आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, एक यहाँ आप देखो, ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जो टीसीपी हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय होंगी। आप ये देखो कि ये पॉइंट एक लिखा हुआ है, टीसीपी इज एन इन ऑर्डर बाइट स्ट्रीम। इसका क्या मतलब है? इन ऑर्डर तो क्लियर है ना कि ये सीक्वेंस में जो पैकेट्स डिलीवर करता है, या आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम पैकेट को सेगमेंट कहते हैं। तो जो ये सेगमेंट्स डिलीवर करता है वो सीक्वेंस्ड डिलीवरी करता है, यानी कि इन ऑर्डर डिलीवरी करता है टू द रिसीविंग ऐप और द रिसीविंग ऐप प्रोसेस, राइट। तो ये तो मैं क्लियर है कि इन ऑर्डर का क्या मतलब है। बाइट स्ट्रीम का क्या मतलब है, को बता सकता है? एनी गेस? What do you mean? What do we mean by this byte stream? अच्छा, चलिए मैं ही बता देता हूँ यार। इसका मतलब ये है कि जो डाटा जा रहा होता है ना सेगमेंट्स में, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट स्ट्रीम्स जा रहा होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सेंडर साइड पे फॉर एग्जांपल ऐप लेयर से ना डाटा आ रहा है, अब वहां से तो डाटा आ रहा है बाइट्स की सूरत में, ठीक है। अब टीसीपी ने उसके सेगमेंट यानी कि पैकेट बनाने हैं, तो सेंडिंग साइड पे। तो बाइट स्ट्रीम का क्या मतलब है? बाइट स्ट्रीम का मतलब ये है कि सेंडिंग साइड पे बफर होता है जिसमें ऐप लेयर से डाटा आ रहा है, ठीक है, और वो डाटा उस बफर में आता जा रहा है, और जो टीसीपी सेंडिंग प्रोसेस है वो क्या करता है, वो उस बफर से ना बाइट्स यानी कि चंक्स ऑफ डाटा उठाता जाता है
सेगमेंट में डालता है और भेजता जाता है, राइट। तो इसमें ये कोई स्पेसिफाई नहीं हुआ होता कि उसने यहां से लेकर यहां तक डाटा उठाना है उस बफर से, वो बस चंक्स ऑफ डेटा उठाता है, उसमें बाइट्स ऑफ डेटा होता है। तो वो चंक्स ऑफ डेटा उठाता है, उसको सेगमेंट में डालता है टीसीपी सेगमेंट में, और उसको भेजता जाता है टीसीपी जो प्रोटोकॉल है सेंडिंग साइड पे। तो दैट यानी कि एक बाइट स्ट्रीम की सूरत में ना उसको सेंड करता रहता है पाइपलाइन में। तो दैट इज वाई इसको हम बाइट स्ट्रीम कहते हैं। और आगे जाके हम देखेंगे कि उसका फिर सीक्वेंस नंबर का भी स्ट्रीम से ताल्लुक है, वो आगे जाके हम देखेंगे कि वो कैसे मतलब होता है। तो पाइपलाइन प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, यानी कि इट इज नॉट अ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। यानी कि ऐसे नहीं होता कि एक पैकेट भेज दिया, एक सेगमेंट भेज दिया, जब तक उसकी एक नहीं आएगी अगला सेगमेंट नहीं भेजेगा। नो, इट सेंड्स मल्टीपल segments and thus it is a pipelined protocol, right? अच्छा जी, फुल डुप्लेक्स डेटा मैं पहले बता चुका हूँ कि बाई डायरेक्शनल डाटा फ्लो होता है इन द सेम टीसीपी कनेक्शन। अच्छा, अभी एक ये टर्म है एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ये क्या होता है? ये होता है कि एक सेगमेंट का ना मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, वो जो एक पैकेट है टीसीपी में उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। बाय द वे ये एक वेरिएबल है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड एलिमेंट के मैक्सिमम जो सेगमेंट साइज है ना वो हर कनेक्शन में एक एस्टेब्लिश हो जाता है हैंडशेक के दौरान, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के दौरान। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि दुनिया में तमाम टीसीपी का एक ही मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है। इट कैन वेरी बट पर कनेक्शन, यानी कि एक कनेक्शन जब इस्टेब्लिश हो रहा होगा ना तो उस इस्टेब्लिशमेंट के दौरान ये पैरामीटर भी सेट हो जाएगा कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना हो सकता है। अब ये कितना हो सकता है, इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द पाथ एमटीयू। अब पाथ एमटीयू क्या होता है, ये नई नई टर्म्स हमें सुनने को मिली है। पाथ एमटीयू हम बेसिकली ना ज़्यादा देखेंगे डाटा लिंक लेयर में, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। यानी कि पाथ एमटीयू बेसिकली क्या होता है, पाथ एमटीयू स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या ट्रांसमिसिबल यूनिट होता था। ये होता क्या है, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल एक आपका सेंडिंग प्रोसेस जो है, यानी कि सेंडिंग होस्ट जो है वो है किधर है, पाकिस्तान में, और जो सर्वर या रिसीविंग होस्ट है वो है अमेरिका में। तो टीसीपी के लिए तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है लॉजिकली, लेकिन फिजिकली तो ये मल्टीपल इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट पे मल्टीपल नंबर ऑफ नेटवर्क्स को ट्रेवर्स करेगा ना। यानी कि होस्ट ए में हो सकता है वो ईथरनेट हो, अगला जो नेटवर्क हो वो उसका हो, फॉर एग्जांपल क्या नाम है इसका, आईएसपी जो है होस्ट ए का जिससे वो कनेक्टेड है, उसका नेटवर्क जरूरी नहीं है कि ईथरनेट हो, उसका नेटवर्क हो सकता है गीगाबिट ईथरनेट हो, ठीक है। उससे अगला कोई नेटवर्क आएगा रास्ते में, फिजिकल नेटवर्क, वो हो सकता है फास्ट ईथरनेट हो। उससे अगला कोई नेटवर्क आए वो हो सकता है टोकन रिंग हो, और हो सकता है सर्वर जिससे कनेक्टेड हो वो एटीएम नेटवर्क हो। ये एटीएम से मुराद ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है जिससे पैसे निकलते हैं। एटीएम एक फास्ट नेटवर्क होता था आज से 15-20 साल पहले, जिसको सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड कहते थे, वो ना चला नहीं। तो लेकिन हो सकता है ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो हर नेटवर्क पे ना हम देखेंगे चैप्टर 5 में जाके कि जो हर नीचे अंडरलाइन डाटा लिंक लेयर नेटवर्क होता है ना, जैसे ईथरनेट है या टोकन रिंग है या फास्ट ईथरनेट है, इनका जो डाटा लिंक लेयर पे, किसी को याद है पैकेट को क्या कहते थे? फ्रेम कहते थे। तो हर नेटवर्क पे ना, यानी कि जो डिफरेंट डाटा लिंक लेयर नेटवर्क होता है ना, टोकन रिंग या ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट या फ्रेम रिले या एटीएम, इनका जो होता है ना फ्रेम साइज, वो हर एक का डिफरेंट होता है जो स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में दिया। तो जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होता है ना टीसीपी में, तो वो नीचे देखता जाता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान के नीचे कौन कौन से नेटवर्क्स आ रहे हैं, यानी कि उनका मैक्सिमम जो फ्रेम साइज है ना वो क्या है, उसको हम पाथ एमटीयू कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 3 नेटवर्क्स आए थे
इस लॉजिकल कनेक्शन में बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर 3 डाटा लिंक लेयर नेटवर्क्स आए थे। पहला नेटवर्क आया ईथरनेट, दूसरा नेटवर्क आया फास्ट ईथरनेट, तीसरा नेटवर्क आया टोकन रिंग। तो इन तीनों में से जो मिनिमम फ्रेम साइज होगा ना उसको हम कहते हैं पाथ एमटीयू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो फिर जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज होगा ना वो डिपेंड करेगा उस मिनिमम फ्रेम साइज पे, क्योंकि उससे बड़ा फ्रेम उस नेटवर्क से पास नहीं हो सकेगा। क्लियर हो गया। तो यानी कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो टीसीपी का है ना दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ एमटीयू। और पाथ एमटीयू मैंने आपको बता दिया है कि जो अंडरलाइंग डाटा लिंक लेयर नेटवर्क्स निकले थे ना उनमें जो मिनिमम फ्रेम साइज है ना, जिसका फर्ज करें एक का फ्रेम साइज है, मुझे अब याद नहीं है, हम चैप्टर 5 में जाके देख लेंगे किसका क्या स्टैंडर्ड फ्रेम साइज होता है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि पहले नेटवर्क का फ्रेम साइज था, अलाउड मैक्सिमम साइज था फ्रेम का 1500 बाइट, दूसरे का था 1600 बाइट, तीसरे का था 2000 बाइट। तो सबसे मिनिमम कौन सा हुआ? 1500 बाइट। तो फिर पाथ एमटीयू क्या हुआ? 1500 बाइट। तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज डिपेंड करेगा पाथ एमटीयू पे। ठीक है। And maximum segment size is the maximum amount of data in the segment, not the maximum size of the TCP segment. ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो टोटल साइज होता है ना TCP सेगमेंट का वो डेटा प्लस हेडर होता है। तो MSS जो होता है ना उसको हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा जो कि हम एक TCP सेगमेंट में डाल सकते हैं ना उसको MSS कहते हैं। इट इज नॉट द टोटल सेगमेंट साइज। टोटल सेगमेंट साइज क्या होता है? द डाटा साइज प्लस द हेडर, टीसीपी हेडर साइज। अब टीसीपी हेडर साइज ना ये भी वेरिएबल हो सकता है, ये हम आगे टीसीपी के हेडर में जाके देखेंगे। तो इसलिए एमएसएस जो है ना वो, तो ये क्लियर हुआ आपको एमएसएस और एमटीयू? यस सर। थ्री वे हैंडशेकिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, अभी हमने पहले ही देख लिया। और अगले लेक्चर में या इस लेक्चर में अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि ये कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है, थ्री वे हैंडशेक कैसे होता है। फ्लो कंट्रोल भी होता है जी टीसीपी में, और कंजेशन कंट्रोल भी होता है। अब फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे टीसीपी की। फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली कि जो अंडरलाइंग नेटवर्क है ना टीसीपी सेंडर उसको कंजेस्ट ना कर दे, अंडरलाइंग नेटवर्क पे कंजेशन ना आ जाए, और अगर कंजेशन आई है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कंजेशन कंट्रोल कहते हैं। फ्लो कंट्रोल का अंडरलाइंग नेटवर्क से ताल्लुक नहीं होता। फ्लो कंट्रोल होता है कि जो सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है ना, एक रिसीवर रिसीव कर रहा है ना, रिसीविंग होस्ट या रिसीविंग ऐप प्रोसेस, उसकी भी तो कोई कैपेसिटी होगी ना, जो रिसीवर है फाइनाइट कैपेसिटी होगी ना। तो फ्लो कंट्रोल होता है कि सेंडर जो है ना वो रिसीवर को ओवरलोड या ओवरवेल्म ना कर दे। तो डिफरेंस समझ आया फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल में? कंजेशन कंट्रोल के जो अंडरलाइंग नेटवर्क है यानी कि लिंक्स, राउटर्स, उनको ओवरलोड ना कर दे सेंडिंग, जो सेंड कर रहा है डेटा सेंडिंग टीसीपी साइड। और फ्लो कंट्रोल होता है कि जो रिसीवर एंड नोड होस्ट भी यानी कि सर्वर फॉर एग्जांपल, उसको ओवरलोड या ओवरवेल्म ना कर दे सेंडर। क्लियर हो गया फर्क बिटवीन कंजेशन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल? सर बात सेम नहीं हो गई क्योंकि नो देखो, रिसीवर मोस्ट प्रोबेबली एक सर्वर होगा, उसने इस सर्वर ने फॉर एग्जांपल गूगल का सर्वर है, उसने इस टीसीपी कनेक्शन को एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के दौरान एक बफर एलोकेट किया हुआ है। उस बफर से ज्यादा डेटा आ जाएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा यानी कि ओवरलोड हो जाएगा। तो ये तो रिसीवर की कैपेसिटी हुई। तो ये फ्लो कंट्रोल होता है कि सेंडर को, ये हम फ्लो कंट्रोल जब जाएंगे ना उसमें देखेंगे कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के वक्त रिसीवर जो होता है ना वो सेंडर को बता देता है कि मैंने इस कनेक्शन के लिए इतना बफर साइज एलोकेट किया है, तो इससे ज्यादा तुमने मुझे डाटा नहीं भेजना है एट अ टाइम। ठीक है, तो ये फ्लो कंट्रोल होता है। कंजेशन कंट्रोल होता है कि जो रास्ते में लिंक्स आ रहे हैं वो तो कहीं ओवरलोड नहीं हो रहे, या जो रास्ते में राउटर्स आ रहे हैं वो तो ओवरलोड नहीं हो रहे कहीं। तो वो राउटर्स और लिंक्स की कैपेसिटी तो बहुत डिफरेंट हो सकती है ना रिसीवर से, सर्वर से जो एंड पे लगा हुआ है।
तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, दोनों के मैकेनिज्म भी बहुत डिफरेंट है। तो जब हम आगे जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है जब इनका ऑपरेशन पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल का, कंजेशन कंट्रोल। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? नो सर। ओके जी, ये टीसीपी का जो सेगमेंट स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है, तो इट इज़ प्रीटी सिंपल। इसको जल्दी से हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको पता ही हैं क्या होती हैं। ये आप देखो कि सोर्स पोर्ट नंबर होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। आपको याद होगा कि पोर्ट नंबर 16 बिट्स होते थे, रिमेंबर? तो सोर्स पोर्ट नंबर कहाँ यूज़ होता है? इसमें सेंडिंग पोर्ट नंबर दिया होता है प्रोसेस का या सॉकेट का, और डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दिया होता है, राइट? ये तो हमें डिटेल में पता है, हमने पहले भी स्टडी किए हैं क्या होते हैं। सीक्वेंस नंबर भी हमें पता है कि ये इस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होगा। एक नंबर जो है उसमें एक जब रिप्लाई आता है ना तो इसमें उसका एक नंबर होता है कि ये किस सेगमेंट के किस सीक्वेंस नंबर का एक आया है, वो इस एक नंबर में लिखा होता है। ये दोनों 32 बिट्स होते हैं। तो आपको याद है कि हमने पढ़ा था पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स में कि जितनी नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल होती हैं ना उतनी सीक्वेंस नंबर की रेंज होती है, उस पर डिपेंड करती है। रिमेंबर हमने फॉर्मूला भी देखा था कि सीक्वेंस नंबर की रेंज हो सकती है 0 से लेकर 2⁻k-1 तक। और k क्या था? इट वाज द नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर बिट्स अवेलेबल। तो ये 32 बिट्स अवेलेबल हैं इन द सीक्वेंस नंबर एंड द एक नंबर, यानी कि इतने ज़्यादा सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं 0 से लेकर 2⁻32, जो भी आंसर आएगा -1। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, हम स्टार्ट 1 से नहीं कर रहे, राइट? तो 2⁻32 आपको पता है बहुत बड़ा फिगर बनता है, तो इसका मतलब है कि इतने ज़्यादा सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक बर्स्ट में इतने ज़्यादा एट अ टाइम सेगमेंट्स जा सकते हैं, राइट? तो अगेन ये जो सीक्वेंस नंबर दिया होता है ना, ये बेसिकली बाइट नंबर दिया होता है, क्योंकि ये जो डाटा स्ट्रीम होती है ये बाइट्स सेंडिंग बफर से ग्रैब करती है और बाइट्स भेज देती है सेगमेंट में डाल के। तो ये आगे जाके हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस नंबर कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीक्वेंस नंबर कैसे एलोकेट होते हैं और एक नंबर कैसे एलोकेट होते हैं। ये इसी लेक्चर में हम आगे जाके देखेंगे, या अगले लेक्चर में। अच्छा, हेडर लेंथ में मैंने आपको बताया था कि हेडर लेंथ फील्ड है, इसमें हेडर की लेंथ है। मैंने आपको बताया था कि टीसीपी का हेडर वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, फिक्स्ड लेंथ का नहीं होता। तो हेडर लेंथ की फील्ड में ना वो हेडर की लेंथ दी होती है कि क्या लेंथ है हेडर की, राइट? हो गया। तो ये वेरिएबल क्यों होती है? ये आप देखो हेडर में ये एक ऑप्शंस की फील्ड आ रही है, ये वेरिएबल लेंथ। तो इस ऑप्शंस की फील्ड में ना हम डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल फील्ड होती है, कभी यूज होती है कभी नहीं हो। अगर ये यूज हो जाए ना तो हेडर की लेंथ वेरिएबल हो जाती है, अगर ये यूज ना हो ना तो फिर हेडर की लेंथ स्टैंडर्ड होती है, टिपिकल होती है। वो मेरे ख्याल में 20 बाइट्स होती है टिपिकली टीसीपी हेडर की लेंथ, अगर ऑप्शंस की फील्ड यूज ना हो। जनरल केसेस में ऑप्शंस की फील्ड यूज नहीं होती, लेकिन अगर यूज हो जाए तो फिर लेंथ वेरिएबल हो जाती है, और जो भी लेंथ होगी ना वो हेडर लेंथ में लिखी होगी। अब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि टीसीपी हेडर में हेडर लेंथ दी हो तो क्या आप डाटा की लेंथ निकाल सकोगे? और टोटल सेगमेंट साइज दिया हो टोटल, तो क्या आप डाटा की लेंथ निकाल सकोगे? या वाइस वर्सा कि डाटा की लेंथ दी हो? बड़ा इजी है यार, यानी कि हमें ये पता है कि हेडर लेंथ क्या होती है। हेडर लेंथ जो होती है ना वो हेडर की लेंथ है, विच कैन बी वेरिएबल। तो डाटा की लेंथ क्या होगी? जो टोटल टीसीपी का सेगमेंट साइज दिया होगा ना माइनस द हेडर लेंथ, तो वो डाटा की लेंथ आ जाएगी कि डाटा इतना है, इतने बाइट्स है। यानी कि हेडर लेंथ फर्ज करो 40 दी हुई है या 80 दी हुई है हेडर लेंथ, और टोटल जो सेगमेंट साइज है वो दिया हुआ है 100, तो फिर डाटा कितना हुआ? हेडर अगर 80 का है और टोटल लेंथ 100 की है तो फिर डाटा कितना हुआ? 20। 100 - 80 20, ठीक हो गया।
अच्छा, ये कुछ फ्लैग्स हैं, ये 1 बिट, ये फील्ड नॉट यूज्ड है, ये फील्ड यूज नहीं होती। इसके बाद ये आप देखो फ्लैग्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्लैग्स आ रहे हैं, 6 फ्लैग्स। ये 1 बिट फ्लैग होते हैं, अगर ये सेट हों तो इनके डिफरेंट होते हैं मतलब, यानी कि जो पहला फ्लैग है यू, दिस मीन्स अर्जेंट फ्लैग। अगर अगला फ्लैग है ए, दिस मीन्स एक्ट फ्लैग। अगर ये सेट है ना, यानी कि ए की वैल्यू 1 है, अर्जेंट फ्लैग को हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि ये क्या होता है। ए फ्लैग सेट है ना, तो इसका मतलब है कि ये इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है इस सेगमेंट में, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर में जो सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है ना, वो एक्नॉलेजमेंट आ रही है इसमें, अगर ये सेट है। पी जो है ये पुश फ्लैग है, ये भी जनरली यूज नहीं होता, अर्जेंट फ्लैग भी जनरली यूज नहीं होता। पी जो फ्लैग है ना, अगर ये भी सेट हो, ये भी अर्जेंसी के लिए होता है। अगली स्लाइड में मैंने खुद डाली है, उसमें मैंने डिफरेंस दिया है कि अर्जेंट और पुश फ्लैग में फर्क क्या है, ठीक है। यानी कि यू फ्लैग और पी फ्लैग दोनों अर्जेंसी के लिए यूज होते हैं, लेकिन फर्क क्या है वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ था तो मैंने खुद डाला है अगली स्लाइड। आर जो फ्लैग है ना, रीसेट फ्लैग, एस फ्लैग विच इज सिंक फ्लैग, और एफ फ्लैग फिनिश फ्लैग, ये जब टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना, ये आरएसएफ फ्लैग्स उसके लिए यूज होते हैं, या एस्टेब्लिश में यूज होते हैं जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, या जब कनेक्शन टीयर डाउन होता है, शट होता है, यानी कि कनेक्शन उसके लिए यूज होते हैं। तो ये जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे ये फ्लैग्स कैसे यूज होते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल आ गया है हेडर में, रिसीव विंडो। ये वो वेरिएबल है जिससे फ्लो कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था फ्लो कंट्रोल क्या होता है, कि रिसीवर बता देता है सेंडर को कि मुझे इससे ज्यादा बाइट्स ना भेजना वरना मैं ओवरलोड हो जाऊंगा। तो वो किस में बताता है, वो हेडर में रिसीव विंडो में बताता है कि इतनी नंबर ऑफ बाइट्स इज द रिसीवर विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है, क्लियर। तो इस रिसीव विंडो की जब टीसीपी कनेक्शन हैंडशेक के दौरान रिसीवर वापस भेजता है ना, वो जो हमने 3 वे हैंडशेक में भेजा था, तो उसमें ये रिसीव विंडो की वैल्यू हेडर में सेट कर देता है, और सेंडर को पता लग जाता है कि मैंने इससे ज़्यादा बाइट्स एट अ टाइम नहीं भेजने हैं, इसको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इसको नहीं भेजने इन द पाइपलाइन रिसीवर को, वरना वो उसका बफर ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक हो गया। चेकसम आपको पता है, चेकसम वैसे ही होता है जैसे हमने यूडीपी में स्टडी किया था, 16 बिट होता है वो जो हमने यूडीपी में स्टडी किया था, पूरा हमने यूडीपी में न्यूमेरिकली देखा था कैसे कंप्यूट होता है सेंडर साइड पे, और यहाँ पॉपुलेट होता है, और रिसीवर साइड पे कैसे वेरीफाई होता है। अर्जेंट डेटा पॉइंटर में दिया होता है कि ये अगली साइड पे अगेन हम देखेंगे कि जो अगर अर्जेंट डेटा फ्लैग सेट है, तो वो अर्जेंट डेटा, ये पूरा जो डेटा फील्ड है इसमें कोई अर्जेंट डेटा है वो किधर है, वो अर्जेंट डेटा पॉइंटर में उसकी लोकेशन दी होती है। ऑप्शन फील्ड जो है ये वेरिएबल फील्ड होती है, ठीक हो गया। ऑप्शन फील्ड में ऑप्शनल चीजें इंफॉर्मेशन दी होती हैं, ये ज्यादातर यूज नहीं होती जो ऑप्शनल फील्ड है ना, इट इज नॉट यूज जनरली। और फिर आगे एक्चुअल एप्लीकेशन लेवल डेटा होता है, यानी कि ये डेटा होता है जो एप्लीकेशन लेयर से आया, उस पर ये हेडर लगता है जिसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, और इस पूरे को हम टीसीपी सेगमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा आया उस पर ये हेडर लगा, तो इसको अब हम टीसीपी सेगमेंट कहते हैं। और ये पूरा फिर टीसीपी लेयर, ये पूरा पैकेट यानी कि सेगमेंट जो है नीचे नेटवर्क लेयर को पास ऑन कर दे, और नेटवर्क लेयर भी बिल्कुल इसी तरह इस सारे पे एक और हेडर लगाएगी, और उस लेवल पे इसको हम डाटाग्राम कहते हैं। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? ओके, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये स्लाइड मैंने खुद डाली थी टू गिव यू द डिफरेंस बिटवीन द पुश एंड द अर्जेंट फ्लैग इन द टीसीपी हेडर। के पुश भी जो है ना वो अर्जेंसी दे रहा है, और अर्जेंट फ्लैग भी अर्जेंसी दे रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर पुश फ्लैग सेट है ना, तो बफर में जितना भी डेटा है ना, अगर ये सेंडिंग साइड पे सेट हो गया, तो इसका ये मतलब है कि सेंडिंग साइड पे जितना भी बफर में डेटा है ना, सारे का सारा, वो सारा डेटा जो है ना वो अर्जेंटली पुश हो जाएगा नेटवर्क लेयर को।
ठीक है, यानी कि पास ऑन हो जाएगा। और अगर रिसीवर साइड पे उसे मौसूल हुआ है एक सेगमेंट और उसमें उसने देखा पुश फ्लैग सेट है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि रिसीवर साइड पे जितना भी डाटा बफर में है ना, वो सारे का सारा डाटा इमीडिएटली या अर्जेंटली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पुश कर देगी टुवर्ड्स द एप्लीकेशन लेयर एट द रिसीवर। ये होता है पुश। और डाटा जो है ना, जाहिर बात है वो सारा बफर से डिलीवर हो रहा है, तो वो इन सीक्वेंस डिलीवर होगा। ठीक है, तो फिर अर्जेंट फ्लैग क्या होता है? अर्जेंट फ्लैग ये होता है कि बफर में डाटा पड़ा हुआ है, या एट द रिसीवर एंड होता है जनरली, बफर में डाटा पड़ा हुआ है, तो अगर अर्जेंट फ्लैग सेट है ना, तो वो सारे का सारा डेटा जो बफर में पड़ा हुआ है वो पुश नहीं होगा एप्लीकेशन लेयर को, सारा डेटा पुश नहीं होगा, वो पुश फ्लैग सेट है तो वो उससे होता है। अर्जेंट फ्लैग में सारा डेटा पुश नहीं होता, अर्जेंट फ्लैग में सिर्फ वो डेटा पुश होता है जो अर्जेंट होता है। लेकिन बफर में वो कौन सा डेटा होता है जो अर्जेंट होता है, ये इसको कैसे पता लगेगा रिसीवर को? वो पता लगता है अर्जेंट डाटा पॉइंटर फील्ड से, जो ये थी यहाँ पर उसकी लोकेशन दी होगी, यानी कि उसका बाइट नंबर दिया होगा कि जो रिसीवर में डाटा पड़ा हुआ है ना, उसमें ये वाला बाइट नंबर जो है ना, पूरे डाटा में से ये अर्जेंट है, इसको उठा के फौरन दे दो एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वो डाटा अर्जेंटली मिल जाएगा उसको एप्लीकेशन लेयर को, और हो सकता है कि वो बफर में पीछे पड़ा हो उससे आगे और भी, यानी कि ये आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी भी हो सकती है। ठीक है, तो जनरली जो ये है ना, ये अर्जेंट और पुश फ्लैग्स यूज नहीं होते टीसीपी में। लेकिन आपको डिफरेंस क्लियर हो गया बिटवीन द पुश एंड अर्जेंट फ्लैग्स? सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा जी, अब हम देखते हैं टीसीपी में सीक्वेंस नंबर और एक्ट नंबर्स कैसे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े गौर से ये फॉलो करना है, खास तौर पर एक्ट नंबर। सीक्वेंस नंबर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एक्ट नंबर भी इजी होते हैं लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ठीक है जी, अच्छा जी, सीक्वेंस नंबर बेसिकली जो होता है ना टीसीपी में, ये बड़ा क्रिटिकल होता है टीसीपी में, जो सीक्वेंस नंबर और एक्ट नंबर्स होते हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीसीपी व्यूज द डेटा एज अ बाइट स्ट्रीम। ठीक है, एन ऑर्डर्ड स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के ऐप लेयर से डेटा आ रहा है सेंडिंग साइड पे, और सेंडिंग साइड पे वो सेंडर बफर में वो डेटा ऐप लेयर से आता जा रहा है, और टीसीपी जो है ना वो उस बफर से, जो टीसीपी सेंडर है वो उस बफर से डेटा ग्रैब कर रहा है, चंक्स ऑफ डेटा, यानी कि उस बाइट स्ट्रीम से, और उसको सेगमेंट में बना के भेजी जा रहा है। तो अब कैसे, क्योंकि टीसीपी सीक्वेंस नंबर मतलब इन ऑर्डर डिलीवरी देता है, तो बड़ा जरूरी है कि सीक्वेंस नंबर जो हो ना वो बड़े एक्यूरेट मैकेनिज्म हो, ताकि वो ऑर्डरिंग बरकरार रह सके। क्योंकि जो नेटवर्क लेयर है ना, वो ऑर्डर को, जब टीसीपी ने इस पैकेट को सेगमेंट को पास कर देना नेटवर्क लेयर को, और नेटवर्क लेयर ऑर्डर की कोई परवाह नहीं करती, तो जब रिसीविंग साइड पे हो गए ना पैकेट्स मौसूल नेटवर्क लेयर से, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकते हैं, लेकिन टीसीपी रिसीवर उनको इन ऑर्डर करता है, और वो कैसे करता है? सीक्वेंस नंबर देख के। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर जो होता है ना, जो सीक्वेंस नंबर होता है वो बड़ा सिंपल होता है। वो क्या होता है? वो बेसिकली द फर्स्ट, जो उसने चंक्स ऑफ डाटा जो है ना वो ग्रैब किया होता है ना बफर से, उसका पहला बाइट नंबर होता है सीक्वेंस नंबर। अब ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आपको समझ आएगा, अगली स्लाइड में मैं देखता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका चलो मैं आपको वर्बली बताता हूँ कि आप अज्यूम करो कि मतलब द सीक्वेंस नंबर फॉर अ सेगमेंट इज देयरफॉर द बाइट स्ट्रीम नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द सेगमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आप अज्यूम करो कि 500 किलो बाइट्स डाटा आया, ठीक है, बफर में। ठीक है, 500 किलो ऐप लेयर से डाटा आया। अब जो MSS था, यानी कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज, वो 1000 बाइट्स है। तो कितने सेगमेंट्स बनेंगे 500 किलो बाइट्स के? 500 किलो होता है 1000, मतलब इसको भी आप फॉर सिंपलिसिटी अभी 1000 अज्यूम करो। 500 के बाइट्स ऑफ डाटा आया, तो 500,000 बाइट, और मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है? 1000 बाइट। तो कितने सेगमेंट बने? 500,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितने सेगमेंट बने? 500 सेगमेंट बने, राइट? तो अब इनके 500 सेगमेंट क्या है, और हर सेगमेंट का साइज नंबर क्या है?
सॉरी मैक्सिमम साइज क्या है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1000। जरूरी नहीं है, हमने इस एग्जांपल में अज्यूम किया कि फिक्स्ड है, जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड हो, लेकिन पहले सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा? सीक्वेंस नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो पहले सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 0, यानी कि 0th बाइट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कितना था? 1000 बाइट्स था ना, तो 0 से लेकर, तो सीक्वेंस नंबर फील्ड में पहले सेगमेंट का क्या आएगी वैल्यू? 0, ठीक है। और MSS दिया हुआ है 1000, तो हमें पता है कि फिर टोटल साइज क्या हुआ 0 से लेकर कहां तक? 1000 बाइट्स कितने बनते हैं 0 से लेकर, कोई बताएगा? कोई बताए ना यार, जल्दी बताए, टाइम काफी हो गया। कैन एनीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन? 1000 बाइट का सेगमेंट है, हमने सीक्वेंस नंबर 0 एलोकेट किया है, यानी कि 0 इज द फर्स्ट बाइट ऑफ द डेटा, तो आखिरी बाइट ऑफ द डेटा का क्या नंबर होगा? 1000 बाइट्स हैं यार, 0 से लेकर 1000 कहां तक बनता है? सर 999। वेरी गुड। तो 0 से लेकर 999 तक ये हो गया पहला सेगमेंट। तो इसका मतलब है अगले सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा? वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1000। यस। तो फिर अगले सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या लिखा जाएगा सीक्वेंस नंबर फील्ड में? 1000। क्लियर कि सीक्वेंस नंबर कैसे एलोकेट होते हैं? अब फर्ज करें उसका भी सेगमेंट साइज जो था वो 1000 ही था, तो फिर वो कहां से कहां तक होगा? 1000 से लेकर 1999 तक, 1999 तक। तो तीसरे सेगमेंट का सेगमेंट साइज क्या होगा? सॉरी, सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 2000। यस। तो क्लियर हो गया आपको सीक्वेंस नंबर कैसे एलोकेट होते हैं? जी सर। तो यहाँ तो मैंने ना आपको एक सिंप्लिसिटी के लिए बताया है कि हर सेगमेंट जो है ना वो सेम साइज का जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट सेम साइज का जाए, अगला सेगमेंट डिफरेंट साइज का भी हो सकता है। तो फिर जिस भी साइज का पहला सेगमेंट था, अगला सेगमेंट उससे अगला सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो सेगमेंट अगला सेगमेंट जितना साइज का था उससे अगला सेगमेंट उससे अगले सीक्वेंस यानी कि बाइट नंबर से स्टार्ट हो जाएगा उसका सीक्वेंस नंबर। क्लियर हो गया आपको सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं? वेरी सिंपल, ठीक है। तो जो ये सीक्वेंस नंबर तो क्लियर हो गए, अब हम एक नंबर देखते हैं। एक नंबर बेसिकली क्या होता है कि जब रिसीवर एक करता है ना कि मुझे ये मिल गया है, ये बाइट ऑफ डाटा मिल गया है यहां तक, ठीक है, तो वो एक नंबर जो भेजता है ना, पैकेट सेगमेंट भेजता है रिसीवर वापस सेंडर को एक करने के लिए, उसमें एक हेडर में एक की फील्ड को पॉपुलेट कर देता है, ठीक है। और उस एक फील्ड से पता लगता है सेंडर को कि ये डाटा करेक्टली रिसीव हो गया है। अब वो एक नंबर कैसे, कौन सा होता है? अब फर्ज करो हमारी एग्जांपल में उसने पहला सेगमेंट भेजा 0 से लेकर 999 तक, वो मिल गया करेक्टली, जो है ना लॉस हुआ ना करप्ट हुआ, वो करेक्टली मिल गया रिसीवर को। रिसीवर ने इसकी एक भेजनी है, तो आपके ख्याल में वो एक में क्या भेजेगा लिख के? कैन एनीबॉडी टेक अ गेस कि जो रिसीवर 0 से लेकर 999 तक एक कर रहा है डेटा को कि ये मुझे सेंडर को भेज रहा है सेगमेंट की, मुझे डेटा मिल गया है, वो एक की फील्ड में रिसीवर क्या लिख के भेजेगा, क्या नंबर लिख के भेजेगा कि मुझे कहां तक डेटा मिल गया? 999। गुड गैस। तो बेसिकली वो भेजता है उससे जो मिल गया होता है ना, उससे एक अगला नंबर, यानी कि वो 1000 लिख के भेजेगा। इसका क्या मतलब है कि रिसीवर एक कर रहा है कि मुझे 0 से लेकर 999 तक सारा मिल गया, अब मैं नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, दैट इज 1000। क्लियर हो गया आपको एक नंबर? यस सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यार समझना, ठीक है, क्योंकि आगे जो हम सारा टीसीपी ऑपरेशन देखेंगे ना, उसमें ये सीक्वेंस नंबर और एक नंबर की बड़ी गेम है।
ठीक है, तो टीसीपी में ना क्यूमुलेटिव एक्स होती हैं। इसका क्या मतलब है कि एक बर्स्ट में ना, ये पाइपलाइन प्रोटोकॉल है ना टीसीपी, तो फर्ज करो सेंडर ने 3 सेगमेंट्स भेजे थे, 0 से लेकर 999 तक, 1000 से लेकर 1999 तक और 2000 से लेकर 299 तक। तो जो टीसीपी को वो तीनों करेक्टली रिसीव हो गए, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई लॉस नहीं हुआ और ऑर्डर में रिसीव हो गए। तो जब टीसीपी रिसीवर जो है ना वो एक भेजेगा, वो क्यूमुलेटिव एक भेजेगा, यानी कि वो हर एक इंडिविजुअल एक नहीं भेजेगा, वो क्यूमुलेटिव एक भेजेगा। तो वो आखिरी जो रिसीव हुआ है ना उसकी एक भेजेगा। तो उसे आखिरी क्या रिसीव हुआ है? 2999। तो फिर जो वो एक ही भेजेगा रिसीवर, उसमें सीक्वेंस नंबर क्या लिखा होगा एक में? कोई बताए मुझे। 3000। वेरी गुड यार, ये आपको समझ आ गया क्योंकि आपने करेक्ट आंसर दिया है। क्योंकि एक वो भेजेगा कि मुझे 3000 से पहले पहले, यानी कि 2999 बाइट्स तक सारे मिल गए हैं, अब मुझे 3000th बाइट से भेजना शुरू करो। ठीक हो गया, क्लियर हो गया एक नंबर। सर आपने वो सिलेक्टिव बताया था कि सिलेक्टिव के अंदर हम अगर सेकंड वाला अगर करप्ट हो जाए तो उसका अलहदा से वो उसका हाँ। भेजता है, तो सर उस केस में क्या होगा? तो जो वो था सिलेक्टिव रिपीट में, उसमें क्यूमुलेटिव एक नहीं जाती थी, उसमें इंडिविजुअल एक्स जाती थी। लेकिन जो गो बैक एन था, इसमें क्यूमुलेटिव एक्स जाती है। ठीक है, तो टीसीपी में क्यूमुलेटिव एक्स जा रही है, तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि ये गो बैक एन है, इट इज नॉट सिलेक्टिव रिपीट। लेकिन आगे आप देखोगे कि ये एक और सिलेक्टिव रिपीट का जो है वो एम्प्लॉय करता है प्रिंसिपल। तो टीसीपी इज दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई क्वेश्चन करे। तो टीसीपी जो है ना ये हाइब्रिड है, इट एम्प्लॉयज बोथ द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एन। तो यहां हमने देखा कि इट इज एम्प्लॉइंग द क्यूमुलेटिव एक ऑफ गो बैक एन या स्लाइडिंग विंडो। गो बैक एन को हम स्लाइडिंग विंडो भी कहते हैं ना। लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि सिलेक्टिव रिपीट के भी कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करता है टीसीपी, तो इट इज अ हाइब्रिड। ठीक हो गया। अच्छा, जो टीसीपी स्पेसिफिकेशन है ना वो ये नहीं हमें बताती, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है आरएफसी में, कि जो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव हो रहे हैं ना टीसीपी को, उसको उसने या डिस्क, हमने 2 अप्रोचेस देखी थी ना, गो बैक एन में आउट ऑफ ऑर्डर डिस्कार्ड हो जाता था और सिलेक्टिव रिपीट में बफर हो जाता था। तो टीसीपी जो स्टैंडर्ड है ना वो ये नहीं बताता कि आउट ऑफ ऑर्डर जो पैकेट्स अराइव हो रहे हैं ना उनको डिस्कार्ड करना है या बफर करना है। तो अब अगर वो उनको डिस्कार्ड कर देगा तो इट इज अगेन लाइक अ बिहेवियर ऑफ गो बैक एन, और अगर वो उसको बफर कर लेगा तो इट इज लाइक अ बिहेवियर ऑफ सिलेक्टिव रिपीट। लेकिन स्टैंडर्ड स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि क्या करे। तो ये जो प्रोटोकॉल डिजाइनर होता है ना वो डिजाइन कर रहा होता है ना, जब वो उसकी मर्जी होती है कि वो डिस्कार्ड करे या बफर करे। अगर वो बफर कर लेगा ना तो इट इज लाइक अ सिलेक्टिव रिपीट। तो फिर मैं कह रहा था कि टीसीपी कैन एक्ट एज अ हाइब्रिड। ठीक है, बट दिस इज नॉट मैंडेटेड बाय द स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, दिस इज द चॉइस ऑफ द प्रोटोकॉल डिजाइनर। तो इज दिस स्लाइड क्लियर? आपको सीक्वेंस नंबर एक नंबर क्लियर हो गए? मैं आगे चल सकता हूँ, आगे एक एग्जांपल आएगा उससे आपको और क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने खुद डाला हुआ है, आपकी बुक से लेके एग्जांपल डाला हुआ है स्लाइड में, आपकी स्टैंडर्ड स्लाइड में नहीं था लेकिन आपकी बुक में था ये। ठीक है, ये दिस इज एन एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को जरा ना मेरे कर्सर को फॉलो करें कि एक टेलनेट सेशन एस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन होस्ट ए एंड बी। उसमें यूजर जो है ना वो सी टाइप करता है अपने, यानी कि डाटा जो है ना वो सी है। तो होस्ट ए पे सीक्वेंस नंबर जो है ना वो गया, सेगमेंट एक गया जिसका सीक्वेंस नंबर था 42, और ये एक नंबर आ रहा है 79। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रही है कि होस्ट ए भी कुछ भेज रहा है होस्ट बी को, होस्ट बी कुछ भेज रहा है होस्ट ए को। तो जब होस्ट ए ने ये डाटा पैकेट भेजा ना, सेगमेंट भेजा, तो उसमें उसने अपना सीक्वेंस नंबर दे दिया 42, लेकिन साथ ही साथ उसी सेगमेंट में हेडर में उसने बता दिया कि होस्ट बी तुमने जो मुझे भेजा था ना डेटा या जो भी भेजा था,
तो वो मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, यानी कि मुझे एक नंबर 79 तक मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, यानी कि मुझे 78 बाइट्स तक करेक्टली रिसीव हो गया तुम्हारे से होस्ट बी से ए की तरफ। और अब तुमने जो नेक्स्ट मुझे भेजना है ना, जो भी भेजना है वो उसका सीक्वेंस नंबर 79 होना चाहिए। ठीक है जी। और डेटा क्या है, यानी कि डेटा फील्ड में क्या पड़ा हुआ है, सी। तो ये होस्ट बी को मिल गया करेक्टली। ठीक है, ये आपको अभी तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सीक्वेंस नंबर जरूरी नहीं 0 से स्टार्ट हो, ये रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है किसी टीसीपी कनेक्शन में। ये रैंडम इसलिए रखते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ जाए किसी प्रीवियस टीसीपी कनेक्शन जो इनके दरमियान इस्टेब्लिश हुआ हो, इन्हीं दो सेम नोड्स के दरमियान, और उसका कोई पैकेट डिले हो गया और नेटवर्क में कंजेशन की वजह से। तो रैंडमली सीक्वेंस नंबर इसलिए चूज करते हैं, 0 से नहीं करते, कहीं और से चूज करते हैं टू बिगिन विद, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए सीक्वेंस नंबर का किसी प्रीवियस कनेक्शन से। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसका सीक्वेंस नंबर 42 और कोई प्रीवियस जो इसने इसको भेजा था इसी कनेक्शन में, वो इसकी एक्ट भी साथ ही भेज रहा है और डेटा इसने भेज दिया सी। ये क्लियर। तो अब बी क्या करेगा, बी ने इसकी एक्ट भेजनी है ना, और अपना भी हो सकता है उसने कोई डेटा भेजना हो। तो टेलनेट में क्या होता है कि जो यूजर टाइप करता है ना, वो जब रिसीवर को रिसीव हो जाता है ना, तो रिसीवर उसको वापस भेजता है। इसको कहते हैं इको करना, टेलनेट में ये होता है। तो यानी कि मैंने सी टाइप किया था ना एज अ यूजर और एज अ सेंडर, तो जब वो रिसीवर पे सी रिसीव होगा ना, तो वो सी मुझे वापस एज अ यूजर लिखा हुआ नजर आएगा। यानी कि जो होस्ट भी है ना, वो वापस डेटा भेजता है सी। ठीक है, इसको कहते हैं इको बैक। तो अब रिसीवर को वो करेक्टली सी रिसीव हुआ है होस्ट बी को, अब उसने ये वापस सी भेजना है डेटा में वापस। तो वो क्या करेगा, तो यहाँ आपको डायग्राम में नज़र तो आ रहा है, उसको ये पता था कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर मैंने कौन सा यूज़ करना है, जो इसने एक नंबर भेजा था ए ने। ठीक है, वो क्या था 79। 79 का क्या मतलब था कि 78 बाइट्स तक होस्ट ए को करेक्टली रिसीव हो गया, जो होस्ट बी ने 78 बाइट्स तक भेजा था। तो नेक्स्ट जो भी डेटा ये भेजेगा होस्ट बी, उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, बाइट नंबर क्या होगा, 79। ठीक है, ये जो ये एक नंबर था, ये यहाँ सीक्वेंस नंबर बन गया 79। ठीक हो गया। साथ ही साथ उसने जो उसको होस्ट ए से रिसीव हुआ था उसकी एक नंबर भी भेजना है। तो वो क्या भेजेगा एक नंबर में, उसको करेक्टली कहाँ तक रिसीव हुआ था, 42 होस्ट ए से। तो वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर भेजेगा, और वो क्या है 43। तो वो एक नंबर में 43 लिखेगा और डेटा में सी डालेगा और वो भेज देगा। ठीक हो गया, होस्ट ए को ये करेक्टली रिसीव हो गया। अब टेलनेट में क्या होता है कि जब ये करेक्टली रिसीव हो जाता है ना, इको बैक रिसीव हो जाता है, तो वो उसकी एक्नॉलेजमेंट खाली भेजता है, वो वापस उसको इको नहीं करता, वरना वो ये एक इनफाइनाइट लूप ऑफ इकोस चलता रहेगा। तो लेकिन उसने सिर्फ इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजनी है। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट में वो भेजेगा कि मेरा सीक्वेंस नंबर 43 है। ठीक है, क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट जाता है वो बताते खुद भी तो एक सेगमेंट है ना, उसमें चाहे डेटा है या नहीं है, लेकिन मतलब वो एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट तो है ना। तो वो इसमें सीक्वेंस नंबर क्या एलोकेट करेगा इसको, जो ये से एक आई थी उसकी तरफ से कि उसे 42 बाइट्स तक मिल गया, तो वो नेक्स्ट अब भेजेगा कि 43 है। और एक में वो क्या भेजेगा, उसे भी ये भी बताएगा कि तुमने मुझे 79th बाइट तक भेजा था, वो मुझे करेक्टली रिसीव हो गया, यानी कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट तुम्हारी तरफ से मुझे 80th है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आया सीक्वेंस नंबर एंड एक नंबर? जी सर। ओके, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। तो सर ये आपने अच्छा जी, वो इन्फिनिट लूप वाला बता रहे थे, तो ये तो इसके अंदर भी लूप नहीं आता रहेगा, एक दूसरे को नहीं, मैं ये कह रहा था, नहीं देखें, मैं सीक्वेंस नंबर एक्स की लूप नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था ये सी की इको की लूप, यानी कि होस्ट ने डेटा भेजा था सी और रिसीवर ने उसको इको बैक किया सी, रिसीवर ने भी वापस डेटा भेजा सी। तो इसके बाद जो सेंडर है ना, वो वापस सी नहीं भेजेगा, इसको मैं कह रहा था, ये सी वापस भेज के वापस इको बैक, ये इनफाइनाइट लूप नहीं चलती रहेगी।
ठीक है। अब यहां तक सीक्वेंस और एक की सूरत में ना इनफाइनाइट लूप नहीं है, वो हो चुका हुआ है। अब इसको होस्ट बी को कोई डेटा मौसूल नहीं हुआ, उसको सिर्फ एक मौसूल हुई है, तो उसने उस डेटा का अब कोई इसको वापस एक नहीं भेजनी, तो ये इनफाइनाइट नहीं चलेगा, उसको कोई डेटा मिला ही नहीं, उसे तो सिर्फ ये मिला कि मुझे एक 80 मिली है, यानी कि नेक्स्ट जब भी मैंने इसको डेटा भेजना होगा तो मैं उसका सीक्वेंस नंबर इसी कनेक्शन में रखूंगा 80, और जो मैंने 40, ये जो सीक्वेंस नंबर 43 आ रहा है ना, ये इसको ऐड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डाटा कोई नहीं आया ना, डाटा है ही कोई नहीं। आप देख रहे हो, कोई डाटा है ही नहीं। यस सर। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ना टीसीपी में जो आरटीटी होता है ना, राउंड ट्रिप टाइम, उसकी बड़ी अहमियत होती है, यानी कि टाइमर की, आपके टाइम आउट टाइमर की। क्यों? क्योंकि आप ये देखो ना कि राउंड ट्रिप टाइम क्या होता था कि ये डेटा गया और ये उसकी एक आई, इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम, आरटीटी। अब आरटीटी की अगर आप बड़े लंबे आरटीटी कर दोगे ना, अब आरटीटी कैसे टीसीपी में सेट होते हैं ये हम आगे स्टडी करते हैं। आप अगर आप बड़े लंबे आरटीटी सेट कर दोगे, या पहले देखते हैं अगर बड़े छोटे आरटीटी सेट करोगे ना, तो आपके टाइमर बड़ी जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि जो टाइमर वैल्यू है वो आरटीटी से अगर कम होगी ना, तो आपकी एक आरटीटी क्या होता है, पैकेट गया और उसकी एक आई, तो अगर टाइम आउट वैल्यू टाइमर की आरटीटी से कम होगी तो क्या होगा, नेचुरली टाइमर पहले ही एक्सपायर हो जाएगा और एक नहीं आई होगी और अननेसेसरी रीट्रांसमिशन होगी। हालांकि वो पैकेट सही पहुंच गया था, लेकिन टाइमर इतना छोटा रखा हुआ है कि उसके पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो गया, और उसने एक्ट तो करना ही करना है इसको, क्योंकि उसे पहुंच गया करेक्टली, लेकिन टाइमर इतना छोटा था, तो वो जब टाइमर एक्सपायर होगा सेंडर उसको रिट्रांसमिट कर देगा, तो वो अननेसेसरी रिट्रांसमिशन होगी और नेटवर्क पे बिला वजह लोड बढ़ेगा। अगर टाइमर आपने आरटीटी से छोटा रखा है, टाइम आउट वैल्यू जो है, और अगर आप टाइम आउट वैल्यू यानी कि टाइमर की वैल्यू बहुत लंबी रखते हो, बहुत लंबी रखते हो, तो फिर क्या होगा, अगर पैकेट लॉस हो गया ना, तो वो उसे रीट्रांसमिट कर देना चाहिए था कुछ अरसे बाद, लेकिन वो बहुत लंबा टाइमर एक्सपायर होगा तो वो बहुत देर बाद जाके रीट्रांसमिट करेगा, और फिर इस तरह बहुत स्लो परफॉर्मेंस हो जाएगी टीसीपी की। तो ना हम इसको टाइम आउट वैल्यू को आरटीटी से टू शॉर्ट रख सकते हैं, ना हम टू लॉन्ग रख सकते हैं। तो हम फिर कैसे रखें इसकी वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होती है, वो अब हम स्टडी करते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू कैसे रखी जाती है इसकी आरटीटी की, सॉरी टाइम आउट की। अब शुरू में जब कोई टीसीपी कनेक्शन बनता है ना, तो उस पर सैंपल आरटीटी वैल्यू वो कनेक्शन मेजर कर लेता है, एक वेरिएबल अपने पास मेंटेन कर लेता है, उसको कहते हैं सैंपल आरटीटी। ठीक है, वो कैसे होता है, यानी कि वो कोई जो टीसीपी सेंडर है वो कोई पैकेट पे सेगमेंट भेजता है रिसीवर को, और उसका मौसूल होती है वापस एक, तो वो उतना उसका टाइम नोट कर लेता है और उसको वेरिएबल में डाल देता है, जिसको हम कहते हैं सैंपल आरटीटी। ठीक है, ये उसने नोट कर लिया। अब ये जो सैंपल आरटीटी है ना, ये आगे यूज होता है टाइम आउट वैल्यू को या टाइमर को सेट करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि शुरू में जो टाइमर वैल्यू है ना, वो कोई एक टिपिकली कोई वैल्यू पे सेट हुआ होता है। वो आप गूगल कर लेना कि टू बिगिन विद टिपिकल वैल्यू टाइम आउट वैल्यू, टाइम आउट टाइमर की क्या होती है टू बिगिन विद। उसके बाद उस कनेक्शन के दरमियान जब वो सैंपल्स को मेजर करता रहता है गाए बगाए, ठीक है, उस कनेक्शन के दरमियान, फर्ज करो कनेक्शन 5 मिनट चला है, तो वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे ना ये सैंपल आरटीटी को मेजर करता रहेगा और सैंपल आरटीटी के वेरिएबल में उसकी वैल्यू को अपडेट करता रहेगा, और फिर इस सैंपल आरटीटी को वो यूज करते हुए ना टाइम आउट टाइमर की वैल्यू को कंप्यूट करता है। अब वो कैसे करता है वो हम अगली साइड पे उसके फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, तो हाँ, आपने एक ध्यान में रखना है कि जो सैंपल आरटीटी की वो मेजरमेंट करता है ना, वो सिर्फ उन मैसेजेस के लिए करता है जो ओरिजिनल मैसेजेस होते हैं, वो रीट्रांसमिशंस के लिए नहीं करता सैंपल आरटीटी की वैल्यू को कैलकुलेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है मैंने एक पैकेट भेजा और मैंने उसकी मुझे ऐप आ गई, ये ओरिजिनल पैकेट था। अभी आपको पता लगेगा ओरिजिनल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो मैंने सैंपल आरटीटी की वैल्यू में नोट कर दिया कि कितनी देर में मुझे इसकी ऐक आई थी। अब मैंने एक पैकेट भेजा, वो लॉस हो गया, मेरा टाइमर एक्सपायर हो गया और मैंने उसको रीट्रांसमिट कर दिया। अब वो जो रीट्रांसमिटेड पैकेट गया वो भी तो एक पैकेट है ना, और उसकी भी एक ऐक आएगी। तो इसकी जो ऐक आई है ना, इस टाइम इंटरवल की वैल्यू को मैं सैंपल आरटीटी में नोट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये रीट्रांसमिटेड पैकेट था, ये ओरिजिनल सेंड पैकेट नहीं था। तो सैंपल आरटीटी में कौन सी सैंपल्स रिकॉर्ड होती हैं? सिर्फ और सिर्फ वो जो ओरिजिनली सेंड पैकेट होते हैं, रीट्रांसमिटेड पैकेट्स की नहीं होती। ये क्लियर हो गया? सर अगर रीट्रांसमिटेड की भी हो जाएंगी नहीं तो कोई इश्यू तो नहीं होगा? नहीं, वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि जो रीट्रांसमिशंस होती हैं ना, वो जनरली कब होती हैं? जब नेटवर्क में कोई इशू आया हो, यानी कि कोई या कंजेशन आई हो या कोई लॉस हुआ हो, यानी कि कोई राउटर बीच में बैठ गया तो उसने कोई डिफरेंट पाथ को रीसेंड किया है, तो यानी कि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई हो। तो अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पे वो कैलकुलेट करना शुरू कर देगा ना, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाएंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कम होती हैं और जल्दी पास हो जाती हैं। यानी कि कोई राउटर बैठा है तो वो बड़ी क्विकली कोई और पाथ से भेज देगा, तो वो जो राउटर बैठे वाला पाथ है वो उसको यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू सैंपल आरटीटी में ले लेगा ना, तो वो अनरियलिस्टिकली उसके डिले कर देगा टाइमर की वैल्यू को। इसलिए वो रीट्रांसमिशन केस को नहीं सैंपल आरटीटी रिकॉर्ड करता, वो सिर्फ ओरिजिनली सेंड को करता है। ठीक है? यस सर, ठीक। अब हम देखते हैं कि सैंपल आरटीटी को लेते हुए कैसे जो है ना वो टाइम आउट वैल्यू कंप्यूट होती है। एक वेरिएबल मेंटेन होता है जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड आरटीटी। उसका फॉर्मूला यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है। ये बेसिकली आप देखो, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है, वरना मैथ्स में तो ये नहीं हो सकता ना। एस्टिमेटेड आरटीटी मैथ्स में तो इज इक्वल टू एस्टिमेटेड आरटीटी होता है ना, लेकिन कंप्यूटर में यानी कि b इज इक्वल टू b होता है ना मैथ्स में, लेकिन कंप्यूटर में b इज इक्वल टू b प्लस c भी हो सकता है ना। यानी कि b इज इक्वल टू b प्लस c का क्या मतलब है कि नई वैल्यू b की क्या है कि जो पुरानी वैल्यू b की थी b प्लस c, कोई एक और वेरिएबल है उसमें c प्लस किया तो नई वैल्यू b की हो गई b प्लस c। तो ये वो वाली है, ये मैथ्स वाला फॉर्मूला नहीं है, ये आपको पता लग गया है ना। तो एस्टिमेटेड आरटीटी एक वेरिएबल होता है जिसका फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फा इंटू एस्टिमेटेड आरटीटी प्लस अल्फा इंटू सैंपल आरटीटी। ठीक है? अल्फा की वैल्यू टिपिकली जो होती है ना, ये आपका नेटवर्क जो डिजाइनर होता है उस पर डिपेंड करती है, लेकिन टिपिकली जो होती है ना वो 1/8 होती है, यानी कि 0.125। अब एस्टिमेटेड आरटीटी जो है ना वो कैलकुलेट होता है इससे, इस फॉर्मूले से, और इसमें सैंपल आरटीटी की वैल्यू जो है ना आपकी लॉक हो रही होती है, रिकॉर्ड हो रही होती है रीट्रांसमिशन के लिए, सॉरी नॉट रीट्रांसमिशन, ओरिजिनल पैकेट सेंड्स के लिए। और जो नई वैल्यू सैंपल आरटीटी की आती रहती है ना, उसके मुताबिक एक एस्टिमेटेड आरटीटी वैल्यू वेरिएबल में सेट होती जाती है। तो आप ये ग्राफ से देखो कि ग्राफ में आप देखोगे कि जो ब्लू लाइन है वो सैंपल आरटीटी की रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं, और जो पिंक लाइन है वो फिर ये फॉर्मूला लगा के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में एस्टिमेटेड आरटीटी की वैल्यूज है। तो इसका में क्या फायदा हुआ है? हमारे पास सैंपल आरटीटी आ गया तो हम उसको एस्टिमेटेड आरटीटी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये फॉर्मूला लगा के एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम? उसका ये मतलब है कि आप ये देखो, ग्राफ से ही हमें इसका आंसर मिल रहा है कि आप ये देखो कि टू बिगिन विद सैंपल आरटीटी की वैल्यू में ना कम वेरिएशंस थी, लेकिन यहाँ पर आप जाके देखो कि सैंपल आरटीटी की वैल्यू में ना काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर टॉप पे 320-30 मिली सेकेंड आ रहा है ये, जबकि अगले ही लम्हे वो चला गया इतनी नीचे 230-40 मिली सेकेंड पे, और फिर चला गया 200 से भी कम मिली सेकेंड पे। तो सैंपल आरटीटी यानी कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई हुई है नेटवर्क में, तो आरटीटी की वैल्यूज फर्क आ रही हैं। तो सैंपल आरटीटी की वैल्यू यहाँ पर मतलब फ्लक्चुएशन कम थी, यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन एस्टिमेटेड आरटीटी की वैल्यूज में आप देखो कि इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं कि जो एक्सेप्शनल कंडीशन नेटवर्क में आ जाए ना, जैसे यहाँ आ रही हैं, जो टेम्परेरी होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो टाइमर पे, टाइमर वैल्यू पे। तो इसलिए हम टाइमर वैल्यू में ना एस्टिमेटेड आरटीटी को यूज़ करते हैं।
निकालने के लिए, ताकि वो मोस्ट रीसेंट जो है ना सैंपल आरटीटी उसको अकाउंट फॉर करे टाइम आउट वैल्यू निकालने के लिए, टाइमर की वैल्यू निकालने के लिए। वो जो पुरानी सैंपल आरटीटी वैल्यू थी ना उनका इफेक्ट कम हो और रीसेंट सैंपल आरटीटी का वैल्यू ज्यादा हो। तो इसीलिए एस्टिमेटेड आरटीटी को हम कहते हैं EWMA, व्हिच स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज क्यों? क्योंकि ये मूव कर रही है ना जो एस्टिमेटेड आरटीटी है, तो ये मोस्ट रीसेंट जो सैंपल आरटीटीज हैं उनके मुताबिक अपनी वैल्यू सेट कर रही है, बजाय बहुत प्रीवियस वाले को। ले ये एवरेज ही रही है, इस फॉर्मूला में आप देखो ये ले एवरेज ही रही है, लेकिन एवरेज में ज्यादा इंपैक्ट रीसेंट सैंपल आरटीटीज का है बजाय पुरानी आरटीटीज का। ठीक हो गया? तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह, सैंपल आरटीटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके जरिए ये फॉर्मूला लगा के एस्टिमेटेड आरटीटी को कैलकुलेट करते रहते हैं। क्लियर? कैन आई मूव ऑन? यस सर। अच्छा, टाइम आउट इंटरवल क्या होता है? टाइम आउट इंटरवल का फॉर्मूला यानी कि टाइमर क्या सेट होना होता है, वो दिया होता है एस्टिमेटेड आरटीटी प्लस 4 इंटू डिविएशन आरटीटी। अब ये डिविएशन आरटीटी क्या होगी? बला, ये एक नई बला आ गई है, ये क्या है यार? ये भी बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी बड़ी सिंपल चीज है। ये बेसिकली ना एक एस्टिमेटेड आरटीटी जो इसने इस फॉर्मूले के जरिए सैंपल आरटीटीज की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में कलेक्ट की, उन पे ये फॉर्मूला लगाया और एक एस्टिमेटेड आरटीटी लगा लिया कि एक उसके मुताबिक एस्टिमेट वो आरटीटी का क्या है, तो वो एक एस्टिमेटेड आरटीटी हो गया। अब आइडियली जो एस्टिमेटेड आरटीटी आया है ना वही टाइम आउट वैल्यू होनी चाहिए टाइमर की, लेकिन वो इसमें ना थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन रखता है। वो सेफ्टी मार्जिन क्या है? डेव आरटीटी इन टाइम्स 4। ठीक है, अब डेव आरटीटी क्या है? बेसिकली आप देखो कि जो एस्टिमेटेड आरटीटी था ना वो एक मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी। ठीक है, मूविंग, तो इट मेक सेंस कि जारी बात है जो मूव कर रही होती है चीज उसमें डिविएशन भी होती है, तो इट मेक सेंस, इट इज ऑल्सो वैल्यूएबल टू हैव द मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ दिस आरटीटी। तो उसकी वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए एक वेरिएबल मेंटेन करता है टीसीपी, जिसको हम कहते हैं डिविएशन आरटीटी या जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डेव आरटीटी। ठीक है, तो डेव आरटीटी इज एक्चुअली एन एस्टिमेट of how much the sample RTT typically deviates from the estimated RTT, और उसका फॉर्मूला जो है ना वो ये दिया हुआ है 1 minus beta into dev RTT plus beta into mod of sample RTT minus estimated RTT। ये mod याद है ना किसी को क्या होता है? mod होता है कि चाहे sample RTT minus estimated RTT की वैल्यू माइनस भी आए तो वो mod जो है वो उसको माइनस को हटा देता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ हुआ है ये हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी बुक में ये डिटेल में दिया हुआ है अगर आप पढ़ना चाहो। तो बीटा की जो वैल्यू है ना वो टिपिकली 0.25 होती है। ठीक है, जिस तरह इसकी टिपिकल वैल्यू 0.125 थी अल्फा की, तो बीटा की टिपिकली 0.25 होती है। लेकिन अगेन ये नेटवर्क डिजाइनर पे, जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसने अल्फा और बीटा की क्या वैल्यूज देनी है, लेकिन टिपिकल वैल्यूज ये होती है। तो डिविएशन आरटीटी जो है ना उसको हम इस फॉर्मूले के तहत निकालते हैं, और फिर जो टाइम आउट इंटरवल है ना उसको हम सेट करते हैं जो एस्टिमेटेड आरटीटी आया होता है हमारे पिछले फॉर्मूले से, प्लस सम सेफ्टी मार्जिन व्हिच इज 4 times डिविएशन आरटीटी। तो दैट इज हाउ द टाइम आउट इंटरवल इज कैलकुलेटेड। ठीक है, क्लियर? और इसका क्या मतलब है कि टाइम आउट इंटरवल जो है ना वो हर जो ओरिजिनल पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है ना उसके लिए रिकैलकुलेट होके सेट होता है। यानी कि एक ओरिजिनली पैकेट रीट्रांसमिशन के लिए नहीं हो रहा, लेकिन ओरिजिनल पैकेट सेंड हो रहा है ना उसके लिए कैलकुलेट होता है। क्योंकि जब ओरिजिनल पैकेट सेंड होता है एक सैंपल आरटीटी कैलकुलेट रिकॉर्ड होता है। जब सैंपल आरटीटी रिकॉर्ड होता है तो एस्टिमेटेड आरटीटी कैलकुलेट होता है, डेव आरटीटी कैलकुलेट होता है, और उसके मुताबिक फिर ये फॉर्मूला लग के टाइम आउट या टाइमर जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। क्लियर हो गया जी कि आपको कैसे टाइम आउट इंटरवल में टाइम आउट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लियर?
जी सर। तो आप नोट करो कि जो द डेव आरटीटी जो है ना वो भी एक EWMA है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल आरटीटी एंड एस्टिमेटेड आरटीटी। इट इज आल्सो एन एक्सपोनेंशियल मूविंग वेटेड मूविंग एवरेज। ओके जी, एक और अप्रोच है, ये आपकी बुक में नहीं, बुक में शायद दी हुई है लेकिन एक जुमला लिखा हुआ है, लेकिन ये भी ना टीसीपी एम्प्लॉय करता है टाइमर की वैल्यू को ना एम्प्लॉय करने के लिए। ये क्या अप्रोच है? ये एक मॉडिफिकेशन है बेसिकली। दिस मॉडिफिकेशन प्रोवाइड्स अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ कंजेशन कंट्रोल। ये बेसिकली क्या मॉडिफिकेशन है? इन दिस मॉडिफिकेशन, ये मैंने स्लाइड कोड डाली हुई है तो पढ़ लेते हैं जल्दी से। वेन एवर द टाइम आउट इवेंट अकर्स, जब भी टाइमर एक्सपायर करता है ना तो क्या होता है? टीसीपी रीट्रांसमिट करता है, और जब टीसीपी रीट्रांसमिट करता है ना तो ये रीट्रांसमिशन के बाद जो नेक्स्ट टाइम आउट की वैल्यू होती है ना वो जो हमने पिछले फॉर्मूले देखे ना उनसे कैलकुलेट नहीं करता। मैंने कहा था ना कि रीट्रांसमिशन पे सैंपल आरटीटी कैलकुलेट रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये क्या करता है, टीसीपी जो है ना, ये जब कोई टाइमर एक्सपायर होता है ना, ये इसको इंडिकेटर लेता है कि नेटवर्क में कंजेशन आई हुई है। तो ये उसको ना एक प्रीएम्प्टिव मेजर लेता है कि कंजेशन आई हुई है। इसका मतलब है कि अगर मैंने सेम टाइमर रखा ना तो अभी कंजेशन तो बरकरार होगी, जब मैं रीट्रांसमिट करूंगा तो वो दोबारा टाइम आउट कर जाएगा। तो फिर ये एक प्रिवेंटिव मेजर लेता है। ये क्या करता है कि जब भी ये रीट्रांसमिट करता है ना तो जो ओरिजिनल टाइमर सेट हुआ था ना, ये रीट्रांसमिशन में उस टाइमर की वैल्यू को डबल कर देता है। इट सेट्स द नेक्स्ट टाइम आउट इंटरवल टू ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, रादर देन डिराइविंग इट फ्रॉम द लास्ट एस्टिमेटेड और डाइव आरटीटी। यानी कि फॉर्मूला लगाने के बजाय ना ये टाइमर वैल्यू को डबल कर देता है और फिर रीट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। अब अगर रीट्रांसमिशन होती जा रही है ना तो ये डबल करता जाएगा टाइमर की वैल्यू को, यानी कि एक्सपोनेंशियली टाइमर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी अगर बार बार रीट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि बार बार टाइमर एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। और जो ही रीट्रांसमिशन खत्म हुई, यानी कि टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ है आ गई, तो ये वापस अपने ओरिजिनल मैकेनिज्म पे वापस आ जाता है। और वो ओरिजिनल मैकेनिज्म क्या था कि ये वापस सैंपल आरटीटी रिकॉर्ड करके और डेव आरटीटी और एस्टिमेटेड आरटीटी के जरिए टाइम आउट वैल्यू को करना शुरू कर देता है कंप्यूट। या एक आ गई या फिर ऊपर से नया डेटा आ गया ऐप लेयर से। वो नया डेटा जो ऐप लेयर से आएगा वो भी तो एक ओरिजिनल ट्रांसमिशन होगी ना, वो रीट्रांसमिशन तो नहीं होगी। तो ये ओरिजिनल डेटा के लिए भी ये डबलिंग द टाइम आउट इंटरवल वाली अप्रोच को यूज नहीं करेगा। ये ओरिजिनल डेटा भी इन द मीनवाइल आ गया ना ऐप से, उसके लिए भी ये फॉर्मूलाज वाली टाइम आउट इंटरवल निकालने के लिए अप्रोच को यूज करेगा। और जब रीट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, टाइम एक्सपायर नहीं होगा, एक आ जाएगी, तो फिर ये अगेन डबल नहीं करेगा, ये अपने ओरिजिनल फॉर्मूला से कैलकुलेशन पे चला जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ जी? जी सर। चले जी, मेरे ख्याल में हमारा टाइम ओवर हो गया है ऑलमोस्ट, 1-2 मिनट ही रह गए हैं, तो हम अगला नहीं देखते और इसी पे लॉक करते हैं आज के लेक्चर को। तो एनी क्वेश्चंस दस फार? ओके जी, तो assuming no questions we can close the call then। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको नेक्स्ट वीक ना लेक्चर में आपको चैप्टर 2 की मिनी असाइनमेंट भी मिल जाएगी जो 24 आवर्स में ड्यू होती है। ठीक है जी? ओके सर। ओके सर। ओके जी, थैंक यू। आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही थी ना, क्योंकि अभी एकदम स्क्रीन शेयरिंग मुझे नजर आ रहा है स्टॉप हो गई है। जी सर, सर अभी आपने आपने स्टॉप किया।